जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोजगार विद रजा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसका पहला प्रश्न है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने बीज गणित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, पहला ऑप्शन है चरक, ब्रह्मगुप्त, बारहमीर, आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है रेलवे में, यूपी SSC के सारे एग्ज़ामों में ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लें। चरक इसका कार्य महर्षि और आयुर्वेद विशारद थे, ब्रह्मगुप्त थे भारतीय गणितज्ञ और बारहमीर भी भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो कौन से राजा दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के? आनंद भट्ट, बल्लाल, जयचंद, बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ये 2021 में आया है, आरआरबी ने पूछा है इसको, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, शिफ्ट दूसरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? कीर्तिवर्मन के, पुलकेशिन द्वितीय के, विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के? तो किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। और ये प्रश्न भी देख लीजिए, आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया था। सारे प्रश्न वही हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी बता दूं मैं आपको। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। ह्वेनसांग ने 629 में, और 645 में चीन लौट गया था। 29 में आया था और 645 में चीन लौट गया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने था। भारत से बौद्ध ग्रंथों के संग्रह के लिए आया था। इसकी भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसकी जो रचना है वो सीयूकी, ह्वेनसांग की रचना है सीयूकी। ये पूछ लेता है प्रश्न, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डैडैस एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बताइए। मेगास्थनीज, अलबरूनी, ह्वेनसांग, फाहियान। तो अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, कौन था? ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, अलबरूनी, ह्वेनसांग, सिंह। तो कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ये भी आपको मैंने पढ़ाया था अभी ऊपर। तो किसकी बात चल रही है? ह्वेनसांग की, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? फिर वही रिपीटेड प्रश्न आ रहे हैं। देखो हर तरीके से कैसे प्रश्न जो पूछ रहे हैं एग्जामिनर, प्रश्न एक ही है, उसको घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्वेनसांग। ये वाला ह्वेनसांग इसका आंसर ठीक है। ये आरआरबी जेईई में पूछा गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त। तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन है? बारहमीर, मोगलन्ना, ब्रह्मपुत्र या विशाखदत्त? ब्रह्मगुप्त या विशाखदत्त? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बारहमीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, इसके बारे में आपको बता दूं मैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था, दूसरा नाम जो था विक्रमादित्य था। ये उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है।
तो भारत का स्वर्णिम युग किसका है, क्या कहते हैं, गुप्त साम्राज्य का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की शुरुआत की। अब ये पूछ लेता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। सांची अभिलेख में उन्हें देवराज कहा जाता है, ये भी पूछ लेता है। चंद्रगुप्त दरबार में 9 रत्न निवास करते थे, जिन्हें कालिदास, नंबर 1 कालिदास, नंबर 2 बारहमीर, फिर धन्वंतरी, घटखरपर, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट और क्षणपाक और बररुचि थे। ये इनके 9 रत्न थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, इसका आंसर बताइए। ये प्रश्न तो बहुत ही बार पूछ लेता है हर एक एग्ज़ाम में। यूपी पुलिस में तो काफ़ी बार पूछा गया है प्रश्न ये, और NTPC में 2021 में ही पूछा गया है अभी। तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था, लोपामुद्रा, रुद्रमा देवी, पार्वती गुप्त या प्रभावती। तो इनकी जो पुत्री का नाम था वो था प्रभावती। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, ये वाला ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है, किसका नाम है, कुमारगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त प्रथम का, रामगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है, मेघदूत किसकी कृति है, मेघदूत, इसमें ये मेघदूत लिख रखा है, मेघदूतम भी आता है संस्कृत में, वो दोनों ये कालिदास की रचना है, एक ही नाम है उनका, कालिदास। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। देखो ये है इनके नाटक। अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक है इनका, विक्रमोर्वशीयम ये भी नाटक है, मालविकाग्निमित्रम ये भी नाटक है। इनका महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभम ये इनका महाकाव्य है। खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतु संहारम ये इनका खंड काव्य है। ये प्रश्न पूछ लेगा तो इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, यानी कि प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश। गुप्त वंश ने अपनी उपलब्धियां लिखी प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था, कौन अच्छा एक वीणा वादक भी था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस युग को स्वर्ण भारत, अभी देखो मैंने आपको बताया था ऊपर जो प्रश्न का एक्सप्लेन किया था उसमें भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं, मैंने पूछा था कि इसको ये प्रश्न पूछ लेता है बार बार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा गुप्त साम्राज्य, 4वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो ये प्रश्न फिर पूछ लिया इसने, ये घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ लेता है ऐसे ही। तो गुप्त काल। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादा भीड़ में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रैक्टिस सेट लगा, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट लगा लो। लौट फेर के प्रश्न यही हैं, बस आपके पढ़ने का तरीका याद होना चाहिए, और जो आप पढ़ रहे हैं उसको याद कर लेना चाहिए, तभी आप जो है कुछ कर पाएंगे। अब ये है प्रश्न नंबर 168। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, इसका आंसर बताइए। हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, अशोक ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, इसका आंसर बताइए। ब्रह्मगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, शूद्रक ने, श्रीगुप्त ने।
तो किसने संभाली? समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक होगा। समुद्रगुप्त ने इसकी बागडोर संभाली चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो कौन थे? यानी कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, ये प्रश्न कह रहा है। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। राजपूत, अंग्रेज, तुर्क या मुगल? तो कौन आए? राजपूत। ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा ए, राजपूत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो 930, 903, 309, 390। तो ये जो है ना प्रश्न को ऐसे घुमा देता है, क्योंकि आदमी संख्या तो याद रहती है लेकिन वो भूल जाता है कंफ्यूज करने के लिए, इसको घुमा देता है प्रश्न को। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो बताइए। इसका 390 आंसर है, तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, 390। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चीनी यात्री इत्सिंग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। यानी कि कहाँ पर इत्सिंग ने 3 वर्ष में संस्कृत सीखा था? कहाँ पे सीखा था? नंबर 1 ताम्रलिप्ति, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो कहाँ पे सीखा था? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक होगा, ताम्रलिप्ति में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ युद्ध किया। बादामी, कन्नौज, दिल्ली, गुजरात। तो इसका आंसर बताइए। यानी कहाँ पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था? तो कहाँ पर किया था? कन्नौज पर। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, कन्नौज पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहाँ पर स्थापित कर लिया था? बतापी में, अवध में, मगध में, मालवा में। तो कहाँ पे कर लिया था? मगध में। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? इसका आंसर बताइए। अपने मन में आंसर लगा के देखिए और देखिए मेरे कितने सही हुए। और ये प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है। यानी कि 176 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? गुप्त वंश की राजधानी क्या था? गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, कौशल, उज्जैन, काशी। तो इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, घटोत्कच, श्रीगुप्त। तो कौन थे? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक होगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो कौन आया? हियेनसोंग आया, फाइयान आया, आईचिंग आया, ली किशियो आया। तो इसका आंसर बताइए। तो कौन आया था? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक होगा, फाइयान आया था। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाइयान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपि एवं बौद्ध समृद्धियों को खोजना था। अब हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारतीय राजवंश, यानी कि चोल वंश, एक ही नाम है, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और संगम वंश। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है, चोल शिलालेख से उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव, बेलन बगाई, पल्ली चंदम, सालाभोग। तो क्या कहा जाता था उसको? इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, सालाभोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ये प्रश्न भी अच्छा है।
और ये प्रश्न आता है तो ज़्यादातर लोगों का गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर, कल्याणी। तो इसकी जो राजधानी थी द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यान स्थापित किया? चालुक्य वंश ने, गुप्त वंश ने, चेर वंश ने या चोल वंश ने? तो इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा चोल वंश, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अब। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र पर स्थित था। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? इसका आंसर बताइए। चोल वंश के, पल्लव वंश के, पाल वंश के, चालुक्य वंश के? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पल्लव वंश, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? चोल वंश होगा, चालुक्य वंश होगा, कुषाण वंश होगा या मगध वंश होगा? तो इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, चालुक्य वंश में और चोल वंश में। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो किससे संबंधित थे? चालुक्य वंश, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, चालुक्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? किस वंश का था? चालुक्य वंश का, काकतीय वंश का, पांड्य वंश का या होयसल वंश का? पुलकेशिन द्वितीय अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो किस वंश का था? चालुक्य वंश का। इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अब। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन से वंश की? पल्लव वंश की, प्रतिहार वंश की, चोल की या पाल की? तो इसका आंसर बताइए। पल्लव, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका, बिल्कुल सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कांची डैश की राजधानी थी? कांची कहाँ की राजधानी थी? राष्ट्रकूट की, चोल की, पल्लव की, चालुक्य की? तो कांची कहाँ की राजधानी थी? पल्लव वंश की, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यह है डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। गया, कांचीपुरम, मदुरई, द्वार समुद्र? तो यही इसकी राजधानी क्या थी? मदुरई, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? राजपूत ने, चोल ने, चेर ने, पांड्या ने? अभी हमने ऊपर पढ़ा था किससे संबंधित था? पांड्या से। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को, राजसिम्हा को, करिकाल को, नंदीवर्मन को? तो इसका आंसर बताइए। करिकाल, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, करिकाल को। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राजचोल, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा, विक्रमादित्य? तो ये लिखते थे महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो इसका आंसर बताइए। सिद्धराज सोलंकी ने, वास्तुपाल ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, मल्लुराज ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ये वाला आंसर ठीक होगा बिल्कुल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राजचोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल और डी ऑप्शन है कुलोत्तुंग चोल तृतीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल तृतीय थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाला, राजाराम, विक्रम, महेंद्र?
तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर राजा राज, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था? किन राजाओं पर शासन किया था? तमिलनाडु, केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कहाँ पर किया था? तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? अकबर, कृष्णदेव, राजेंद्र चोल, शिवाजी। इसका आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। और दोस्तों आज हमने जो है पढ़ लिया दक्षिण भारतीय राजवंश, पल्लव, चोल और चालुक्य वंश और गुप्त वंश और गुप्तोत्तर वंश। इन सब के बारे में जो प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो मोस्ट प्रश्न हैं, जो आते रहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा और उनकी प्रैक्टिस की। और ऐसे ही प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।